नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अहमदाबाद में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने के मामले में आज 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद की गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी पोस्टर अभियान शुरू करने के ठीक एक दिन बाद आई हैं। राज्य की पुलिस का कहना है कि शहर के विभिन्न हिस्सों से अनाधिकृत तरीके से ये सभी आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब राजनीति भी तेज हो गई है। गुजरात के आप प्रमुख ईसुदन गढ़वी ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही है। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने के मामले में आपके कार्यकर्ताओं को अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। कि मोदी और बीजेपी का डर नहीं तो और क्या है। बता दें, देश भर में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान 11 भाषाओं में शुरू किया था, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कथित तौर पर पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए सामने से नाम के साथ पोस्टर जारी करने का दावा किया। उसके बाद बीजेपी से आशीष सूद ने भी आप के खिलाफ पोस्टर जारी किया था। अब इसी कड़ी में इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने नाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए पोस्टर जारी कर लिखा है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आपको बता दें, यह पोस्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। वहीं इन विवादित पोस्टर्स को बीजेपी ने माहौल खराब करने की कोशिश बताया है। बता दें, बीजेपी ने भी केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर आप कार्यालय के बाहर भी लगाए गए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हो गई थी। आप और बीजेपी के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। रामनवमी के मौके पर इंदौर बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 35 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर संभाग के आयुक्त ने बताया कि एनडीआरएफ के बाद सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रात में बावड़ी से 21 लाशें निकाली गई हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन गुरुवार को दिन में लगभग 11:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि अब तक 35 जानें जा चुकी हैं। वहीं गुरुवार शाम तक जिन 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, इनमें 2 को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी सभी का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। जिन लोगों की शिकायतें मिली हैं, उस हिसाब से अभी भी 2 लोग मिसिंग हैं। जानकारी के मुताबिक बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हुई पथराव और हिंसा की घटनाओं के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ बंगाल में हिंसा को लेकर तृणमूल और भाजपा एक दूसरे पर दोष डाल रही हैं, वहीं अब महाराष्ट्र में भी हिंसा को लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि हिंसा के बाद पुलिस, सरकार और गृह मंत्रालय नहीं दिखाई दे रहे हैं। राउत का कहना है कि 2 अप्रैल को संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी की होने वाली महासभा को खराब करने के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी की इस महासभा में पटोले, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता शामिल होंगे। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए अब माहौल खराब करने के लिए राज्य में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और ये सब सरकार की शह पर हो रहा है। देश के कई हिस्सों में गुरुवार 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान झड़प में कई वाहनों को आग लगा दी गई। बवाल के बाद पुलिस कर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि वे सांप्रदायिक दंगों के प्रबंध के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्हें तलवारें और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार नहीं है। हावड़ा में ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने एक समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाने के लिए रूट क्यों बदल दिया और बगैर अनुमति वाले मार्ग क्यों लिया।
सीएम ने आगे कहा कि अगर उन्हें विश्वास है कि वे दूसरों पर हमला करेंगे और कानूनी हस्तक्षेपों के जरिए राहत ले लेंगे, तो उन्हें जरूर पता होना चाहिए कि जनता एक दिन उनको अस्वीकार कर देगी। जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कैसे है। सीएम ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा के लिए मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन जिम्मेदार है। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट कर लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य सचिव से शिवपुर, हावड़ा, दालखोला और उत्तर दिनाजपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राज्य के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा अनुसार भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आशा है कि यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद लहर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस मामले को लेकर एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। लहर सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जर्मनी के नेताओं से ये आशा व्यक्त की है कि वे आकर हमारे लोकतंत्र को बचाएं। यह कैसे संभव है? इनके लोग किस हद तक जाएंगे? हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश में हिटलर के अनुयायियों के पास जाएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी को बचाएं। यह अनुचित है और देश के लोकतंत्र का अपमान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद वह कहां रहेंगे? इस सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास मकान नहीं है, मैं मकान खाली कर दूंगा। इंदिरा जी जब 1977 में चुनाव हार गई थी और 1978 में वे एमपी नहीं थी, उस दौरान जब उनका घर खाली करने का मौका आया तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से निवेदन किया था और देसाई ने उनकी बात मानते हुए उन्हें रहने के लिए मकान दिया था। बीजेपी नेता ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, राहुल गांधी को सलाह देने वाले लोग उनसे क्या चाह रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है, राहुल गांधी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और साफ दिल के व्यक्ति हैं। उनको इस तरह से गुमराह करना, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी श्रद्धेय इंदिरा गांधी से प्रेरणा लें। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उन्होंने तुरंत उसी कोर्ट में स्टे के लिए अपील की थी और कोर्ट ने स्टे दे दिया था। बाद में इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वह अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उनकी वापस सदस्यता बहाल हुई और वे प्रधानमंत्री बनी रहीं। क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी T20 लीग IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग आज से शुरू हो रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के बाद आज IPL 2023 का पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी। बता दें, हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस अपने पहले साल में ही IPL की चैंपियंस बन गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।